Okay. Very good evening to everybody. So in the last class we have discussed about SSS congruency and SAS congruency. ठीक है, अब हम हमारा तीसरा टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे. ठीक है, और तीसरा टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है ASA. ASA कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, अब आपको पता है कि ASA का क्या मतलब है, आपको फुल फॉर्म पता है. व्हाट डू यू मीन बाय ASA? ठीक है, तो देखो, A मतलब कि एंगल, फिर से SR है. ठीक है, तो इंक्लूडेड साइड, हमको इंक्लूडेड शब्द का इस्तेमाल करना है, राइट. इंक्लूडेड साइड एंड एक और एंगल. ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं टू एंगल्स विथ वन इंक्लूडेड साइड. ओके, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं कि एग्जैक्टली कैसा पॉसिबल है. जैसे कि मान लो ये एक ट्रायंगल है ऐसा, राइट. दिस इज A, B एंड C. और अब हमारे पास एक ट्रायंगल और बना हुआ है ऐसा, विच इज कॉल्ड एज P, Q एंड R. ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड. मतलब कि सपोज मान लो एंगल B आपका Q के बराबर है और एंगल C आपका R के बराबर है, तो ये दोनों एंगल के बीच में आपका इंक्लूडेड साइड क्या आता है, इधर पे QR आएगा, इधर पे BC आएगा. ठीक है, तो इसका अगर एग्जैक्टली मुझसे कोई स्टेटमेंट पूछे तो मैं ये बोलूंगा कि इफ टू एंगल्स एंड an included side of one triangle ABC is equal to the two angles and an included side of अदर ट्रायंगल. दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. ठीक है, अदर ट्रायंगल PQR, then the triangle ABC and PQR are congruent by ASA. तो डेफिनेशन में सिंपल एक चीज वो बोल रहा है कि दो एंगल्स, ठीक है, और इंक्लूडेड साइड एक ट्रायंगल का इज इक्वल टू द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल. तो आपका ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है. जैसे कि इस पर्टिकुलर दोनों ट्रायंगल्स के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो ये देखो, यहाँ पे एंगल B आपका एंगल Q के इक्वल है, एंगल C आपका एंगल R के इक्वल है, और BC आपका QR के इक्वल है. तो अगर ये तीनों की बात करें तो भाई ASA ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR होगा, राइट. Yes. So now we have the fourth type of congruency, and the fourth type of congruency will be RHS congruency. RHS. ठीक है, R for right angle, R for right angle, H for hypotenuse and S for side. अब आप बोलोगे कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, मतलब मैं कहीं ना कहीं टू राइट ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट टू राइट ट्रायंगल्स. तो लेट मी ड्रॉ द फिगर फॉर यू पीपल. ओके, ऐसा बना है, ऐसा. तो ये है आपका A, B और C, जिसमें आपका एंगल भी 90 डिग्री है. एंड देयर इज वन मोर ट्रायंगल लाइक दिस, which is P, Q and R, where Q is 90 डिग्री. ओके, अब आपका हाइपोटेन्यूज बोल रहा है. हाइपोटेन्यूज मतलब
जो आपका 90 डिग्री के ऑपोजिट में साइड्स होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, AC, और एक और हाइपोटेन्यूज क्या है, PR। ओके, मतलब कि आपका एक राइट एंगल का इक्वल होना जरूरी है, हाइपोटेन्यूज का इक्वल होना जरूरी है, ये दोनों के दोनों इक्वल होना कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर राइट ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है, एक ही हाइपोटेन्यूज होता है, बट जो साइड्स होते हैं ना वो दो टाइप के साइड्स होते हैं। ओके, तो आपका ये QR एक साइड है, BC एक साइड है, ठीक है, और आपका PQ एक साइड है और AB एक साइड है, ठीक है। सो आप ऐसा लिख सकते हो, राइट, कैसे लिख सकते हो आप, या नहीं तो आप लिख दो BC इज इक्वल टू QR, या आप लिख दीजिए AB इक्वल टू PQ, राइट। मुझे आउट ऑफ दिस 6 पार्ट्स 3 पार्ट्स चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि आउट ऑफ 6 पार्ट्स मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट्स चाहिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, तो उसमें 2 पार्ट्स तो मुझे एक एंगल और हाइपोटेन्यूज से मिल गया, अब रिमेनिंग एक पार्ट की जरूरत है, तो इन दोनों में से कोई भी एक मैं ले लूंगा। तो बाय RHS congruency criteria, triangle ABC congruent to triangle PQR. Any doubts? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करूं तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, इसका स्टेटमेंट भी ऐसे ही आएगा, इफ अ राइट एंगल hypotenuse and a side of one triangle is equal to the right angle hypotenuse and side of other triangle, ठीक है। मतलब कि एक पर्टिकुलर ट्रायंगल का राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड अगर दूसरे राइट ट्रायंगल के राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज और साइड के इक्वल होता है, then triangle ABC and triangle PQR are congruent by RHS. Okay, so this is the statement about RHS congruency. Okay, now एक चीज तो हमने ये जाना है कि we have a triangle, okay, like this, हमारे पास एक ट्रायंगल है A, B and C, और ये हमारे पास एक ट्रायंगल और है like this P, Q and R। ओवरऑल हम देखेंगे तो वी हैव 6 पार्ट्स, जिसमें से हम 3 पार्ट्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, यस। और 3 पार्ट्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के हमारे पास 4 क्राइटेरिया है। पहले बार में SSS प्रूफ करो, दूसरे बार में SAS, तीसरे बार में ASA और चौथे बार में RHS, ठीक है। आप एक चीज देखिए कि सभी में आपके 3 पार्ट्स के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ किया गया है, बट व्हाट अबाउट द अदर 3 पार्ट्स, व्हाट अबाउट द अदर 3 पार्ट्स, ठीक है। तो याद रखना, जब भी हम 3 पार्ट्स से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, ओके, इफ अ पर्टिकुलर ट्रायंगल, सपोज मैं मान लेता हूं कि ABC और PQR आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तो इसके जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स है ना, जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंक्लूडेड नहीं है, ये भी आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, सपोज मान लेते हैं कि ये आपका SSS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है, तो रिमेनिंग 3 पार्ट्स आपके क्या बचे, आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं एंगल एंगल एंगल। तो ये तीनों एंगल ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल PQR के इक्वल हो जाएंगे, राइट। मतलब कि अगर आपने SSS से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो रिमेनिंग 3 पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, और ये रूल कहता है बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स
of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles C, P, C और ट्रायंगल्स का T। तो आपका जो रूल है दैट इज CPCT, CPCT। ठीक है, तो मैं CPCT को एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना। अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में या इस पर्टिकुलर यहाँ पे आप देख रहे हो ये ट्रायंगल ABC है और PQR है और कोई 3 पार्ट्स आपका इक्वल है, जैसे कि SSS है, ठीक है, तो आप एक चीज देखिए कि एंगल A आपका P के इक्वल हो जाएगा, एंगल B भी आपका Q के इक्वल हो जाएगा और एंगल C भी आपका R के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है और A और P करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, B और Q करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, C और R करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, राइट। एंड करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के हमेशा इक्वल होते हैं। तो यू विल राइट द रीजन एज CPCT। आप रीजन लिखोगे CPCT, ओके। So now the theorem is about ASA congruency rule, ठीक है। तो हमारा theorem 7.1 is completely based upon ASA congruency rule, ठीक है। और ASA congruency rule का स्टेटमेंट तो आपको सिंपल है, पता है, ठीक है। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of other triangle। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। अब ये आता है कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हाउ टू प्रूव दिस, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ओके। सो वी आर गिवन विथ 2 ट्रायंगल्स, हमको 2 ट्रायंगल्स दिया हुआ है। पहला ट्रायंगल है A, B एंड C और दूसरा ट्रायंगल है D, E एंड F, ठीक है। और ASA मतलब डेफिनेट सी बात है कि हमको जो गिवन होगा वो क्या गिवन है, हमको गिवन है कि आपका एंगल B और एंगल E इक्वल है, ये पहला कंडीशन दिया है, ठीक है। हमको ये भी गिवन है कि एंगल C और एंगल F इक्वल है, ये भी मेरे को गिवन है। और मुझे ये भी गिवन है कि BC आपका EF के इक्वल है, तभी आपका ये दोनों एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है मैं इसको नोट कर लेता हूं, ठीक है। व्हाट इज गिवन टू मी? इट इज गिवन टू मी दैट angle B equal to angle E, angle C is equal to angle F and BC is equal to EF। ये तीनों के तीनों मुझे गिवन है, ठीक है। और मुझे प्रूफ क्या करना है, व्हाट आई हैव टू प्रूफ, मुझे प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब इसको प्रूफ करने का ना मेरे पास एक सॉलिड तरीका है, ध्यान दो, ठीक है। अब तरीका देखिए, हमें यहां पे टोटल 3 केसेस लेने हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द केस 1, फर्स्ट केस में मैं एज्यूम करता हूं कि ये मान लेते हैं ये जो AB है और ये जो DE है ये दोनों इक्वल है। लेट अस एज्यूम दैट AB इक्वल टू DE। तो मैं लिख लेता हूं, लेट अस एज्यूम दैट AB इक्वल टू DE। अगर मैंने AB और DE को इक्वल मान लिया, ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, AB आपका DE के इक्वल है, एंगल B आपका एंगल E के इक्वल है और BC आपका EF के इक्वल है। मतलब साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं, ओके। इफ मैंने अगर मान लिया कि AB इक्वल टू DE है, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू DE, जो मैंने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। BC इज इक्वल टू EF, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है।
तो कायदे से बाई SAS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF हो जाएगा, और यही मुझे प्रूफ करना था। लेकिन जरूरी है क्या कि हर समय आपका AB DE के इक्वल हो? ऐसा हो सकता है कि AB आपका DE से कभी बड़ा हो, और ऐसा हो सकता है कि AB आपका DE से छोटा हो। तो अब हम देखते हैं, हम दूसरा केस लेके देखते हैं। लेट अस टेक वन मोर केस, ठीक है। नाउ लेट्स टेक केस नंबर 2 where we will assume, let us assume that AB is greater than DE। AB आपका इस बार DE से बड़ा है, ठीक। अगर AB आपका DE से बड़ा है तो एक बात तो डेफिनेट होगी कि AB में मैं कोई एक पॉइंट कंसिडर कर सकता हूं। जैसे कि मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पे P, ऐसा कंसिडर किया कि P से लेकर B तक का जो लेंथ है वो DE के बराबर हो जाए। देखो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि AB और DE अनइक्वल है, AB बड़ा है, तो AB में कहीं तो एक पॉइंट होगा ना जहां पे मैं ले सकता हूं कि P से लेकर B DE के बराबर होगा। मान के चलते हैं कि AB इक्वल टू 4 है और DE इक्वल टू 3 है, तो मैं AB में P पॉइंट ऐसा ले सकता हूं ना वेयर PB कैन बी इक्वल टू 3। तो आई एम टेकिंग अ पॉइंट P such that PB equal to DE. So take a point P on AB such that PB आपका DE के बराबर हो जाए। तो जैसे ही PB आपका D के बराबर हो जाएगा, आप क्या करोगे, P को बराबर C से जोड़ो, ठीक। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी हैव टू ट्रायंगल्स, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF। अब ऑलरेडी हमको पता है कि ये PB आपका DE के इक्वल है, तो PB इज इक्वल टू DE, ये हमने ऑलरेडी अज्यूम किया हुआ है, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक। अब जो एंगल B है और एंगल E है ये तो हमने चेंज किया नहीं, तो B विल बी ऑलरेडी इक्वल टू E, दैट इज गिवन, ठीक है। और BC आपका EF के इक्वल होगा, ये भी ऑलरेडी गिवन है। दैट मीन्स अगर इसको भी कायदे से देखोगे तो बाय SAS ट्रायंगल PBC, ABC नहीं होगा यहाँ पे, PBC ट्रायंगल PBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, right? Yes, so we have proved in this particular question that triangle PBC is congruent to triangle DEF, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एंगल C है ये वाला और ये पूरा का पूरा F है ये इक्वल होना चाहिए बाय CPCT, क्योंकि PBC आपका DEF के इक्वल है, तो ट्रायंगल PCB इक्वल टू एंगल DFE। रीजन क्या होना चाहिए? CPCT। बट आपके क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है कि ये पूरा एंगल आपका F के इक्वल है, यस और नो, ठीक है। तो मैं ये लिख रहा हूं, बट इट इज गिवन दैट एंगल C इज इक्वल टू DFE। अगर PCB DFE के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, मतलब ये छोटा वाला भी ये F के इक्वल प्रूफ किया और ये बड़ा वाला भी F के इक्वल प्रूफ किया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो छोटा वाला एंगल है और ये बड़ा वाला एंगल है दोनों इक्वल होगा। अब तुम लोग पूछोगे कि सर ये वाला एंगल
और ये पूरा एंगल कैसे इक्वल हो सकता है? हो ही नहीं सकता। साफ दिख रहा है कि ये पीसीबी छोटा है और सी बड़ा है। ये एक ही केस में इक्वल हो सकता है। ओके, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन P coincides with A। मतलब कि ये तभी पॉसिबल है जब आपका ये जो P है ना, ये बराबर यहीं पे रहे। तो P भी यही रहेगा, A भी यही रहेगा, तो ये दोनों के दोनों एंगल आपके सेम टू सेम रहेंगे, तो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली? ठीक है, एक बार और बोलता हूं, ध्यान से सुनो। डायग्राम में देखो, मैंने ये प्रूव किया कि ये वाला एंगल और ये पूरा F इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है ये पूरा C और ये F इक्वल है। इससे साबित हो गया कि ये छोटा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल दोनों इक्वल है। और ये एक ट्रायंगल में, जैसे कि ये ट्रायंगल है और मैंने ऐसा पार्टीशन कर दिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो। ये तभी हो सकता है जब ये जो पॉइंट है ना, ये बराबर यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आएगा ना, तो ये वाला जो आप ऐसा वाला जो देख रहे हो ना, ये इसके जगह इसी के ऊपर एज इट इज आएगा। अभी इसी के ऊपर एज इट इज आ गया, तो दोनों के दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका थर्ड केस है। थर्ड केस में मैं एक बार और बताता हूं, ध्यान से सुनो। थर्ड केस में हमने क्या किया है, ये एबीसी ट्रायंगल लिया है, डीईएफ ट्रायंगल लिया है। इस बार हमने अज्यूम किया है कि ए बी आपका छोटा है और डी आपका बड़ा है। ठीक है, नाउ हमने डी पे एक पॉइंट पी ले लिया है सच दैट आपका पी शुड बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, एंड वी हैव जॉइंड पी टू एफ। ओके, अब हम ट्रायंगल ए बी सी और पूरा ट्रायंगल ना लेते हुए पी ई एफ ले रहे हैं। अब ए बी आपका पी के इक्वल है, एंगल बी और एंगल ई आपका गिवन है क्वेश्चन में, बी सी और आपका ई एफ अगेन गिवन है क्वेश्चन में। तो एस ए एस से आपका ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स तो प्रूफ हो गए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद ये वाला पूरा एंगल सी और ये वाला पी एफ ई आपका सीपीसीटी से इक्वल है। बट क्वेश्चन में आपका क्या दिया है? ओके, इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। मतलब कि जो आपका एंगल सी है, ये पूरा एंगल एफ के इक्वल है। ओके, अब सी पी एफ ई के भी इक्वल है अगर इक्वेशन नंबर 1 ले लूं, और सी आपका एफ के भी इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 ले लूं। तो एक चीज आप याद रखिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पी एफ ई है ये आपका एफ के इक्वल है। मतलब कि ये जो मेरा छोटा वाला एंगल है और ये बड़ा वाला एंगल है, ये दोनों के दोनों अगेन इक्वल है। बट अगेन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक ही टाइप के एंगल में साफ दिख रहा है कि दिस इज स्मॉलर एंगल, दिस इज लार्जर एंगल। तो दिस इज अगेन पॉसिबल व्हेन P कोइंसाइड्स विद D। तो आपको ये लिखना है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन P कोइंसाइड्स विथ D। ये तभी पॉसिबल है जब आपका P D के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब आपका P अगर D के कोइंसाइड हुआ, तो जो आपका ट्रायंगल है यहाँ पे, ये तो एज इट इज आएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC तो एज इट इज आएगा, बट कॉन्ग्रुएंट टू P अगर D से कोइंसाइड है, तो यहाँ पे PEF के जगह यहाँ पे आएगा DEF। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। और आप एक चीज देखो कि आपके ओवरऑल क्वेश्चन में सिर्फ 3 चीज ही हो सकता है, इधर ए बी कैन बी इक्वल टू डी, और ए बी कैन बी ग्रेटर देन डी, और ए बी कैन बी लेस देन डी। और तीनों के तीनों केस में हमने ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो जब आप तीनों केसेस को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, सेम रिजल्ट ले आए, सो फाइनली यू हैव प्रूव्ड दैट by ASA triangle ABC is congruent to triangle DEF by
ए एस ए आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है।